ठीक है। तो जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डिफरेंशिएट किया पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को, तो पी पहले फर्स्ट डीवी पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू कांस्टेंट का जीरो हो गया, तो डीपी ओवर डीवी फॉर आइसोथर्मल इज माइनस पी ओवर वी। सिमिलरली व्हेन वी डिड द for adiabatic process, we know for adiabatic process and for ideal gas pv की power gamma is equal to constant. So again differentiating p gamma आएगा v की power gamma minus 1 into dv plus v की power gamma dp is equal to 0। ठीक, v की power gamma minus 1 से v यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ v की power 1। ठीक है, v बचा वहाँ पे। सो अगेन अब जब जैसे आप dp over dv एडियाबेटिक फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस गामा p over v। ठीक है, अब जब इन दोनों स्लोप को कंपेयर करेंगे, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, व्हेन यू विल कंपेयर दीज टू स्लोप्स, कौन सा स्लोप ज्यादा है, ठीक है, dp over dv फॉर आइसोथर्मल इज लेस देन dp over dv फॉर एडियाबेटिक। ओके, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब ये जो स्लोप आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं बेटा, नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं। ठीक है, उसका क्या मतलब है, इफ वी आर ड्रॉइंग p over b। ठीक है, नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब होता है, मान लो कोई लाइन है आपके पास, लेट अस से, चलो कहीं और ड्रॉ करते हैं। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी मान लो। ठीक है, इसके लिए अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं, ठीक है, सो व्हाट विल बी द पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप होगा अगर आप इस डायरेक्शन से मूव मेजर करेंगे इसको, दिस इज विल बी पॉजिटिव। और इफ आई एम मेजरिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट विल बी, आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? जब भी आप एंगल मेजरमेंट करते हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, जीरो लाइन हो गई, आप किस डायरेक्शन में जाते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो। ठीक है, अगर सेम आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने लगो तो क्या होगा, इस एंगल को क्या करते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं, और इस एंगल को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। आ रहा है समझ में? मतलब जो नेगेटिव स्लोप है वो आपको किस डायरेक्शन में लेना है, एक्स एक्सिस, उसी एक्स एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है उसकी, उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो, जब मैं पीवी डायग्राम की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं आइसोथर्मल की बात करूंगा, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मुझे पता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का अगर डायग्राम मैं अगर प्लॉट करूंगा तो कुछ ऐसे आता है डायग्राम। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि जहां से इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ है वहीं तक जाएगा, इसके बीच का कुछ पार्ट भी मेरा प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, मान लो इतना सा पार्ट मेरी प्रोसेस है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है मुझे कि यहाँ से यहाँ तक ही बनाना है पूरा। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस मैं यहाँ शो करूंगा तो क्या होगा, लेट अस से कि इनिशियल पोजीशन क्या है, ये है, दिस इज पोजीशन 1। ठीक, अब मुझे आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो प्रोसेस विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज पॉइंट, दिस इज प्रोसेस आइसोथर्मल। आइसोथर्मल करवाएगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रेट लाइन मत समझ लेना। ठीक है, अब अगर आपको इसका स्लोप देखना है तो आपको क्या करना होगा, इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल सॉरी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, स्लोप पे जहां भी आपको स्लोप देखना है वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, और एक्सिस को जहां कट कर रही है टेंजेंट, ये क्या हो गया मेरा
स्लोप हो गया, ठीक है, थीटा 1 लेट अस से। ठीक, अब आपको बेटा ये तो आइसोथर्मल मैंने बना दिया, अब आइसोथर्मल के बाद आपको एडियाबैटिक बनाना है। ठीक है, सेम एडियाबैटिक एक्सपेंशन मुझे शो करना है। इनिशियल प्रेशर यही है P1 और फाइनल प्रेशर P2 है, इसी प्रेशर से इस प्रेशर तक मुझे जाना है। दिस इज P1, दिस इज P2। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताएंगे वेदर आई शुड ड्रॉ दिस एडियाबैटिक कर्व अबव दिस आइसोथर्मल, मतलब ऐसे ड्रॉ करूं या फिर इसके नीचे ड्रॉ। यू नो व्हाट इज द स्लोप, एडियाबैटिक का स्लोप इज ग्रेटर देन द आइसोथर्मल स्लोप, और स्लोप कौन सा ग्रेटर देन है, नेगेटिव वाला स्लोप ग्रेटर देन, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो स्लोप मैं दिखा रहा हूँ आपको थीटा, वो जब बड़ा है, ये वाला स्लोप मत देख कंसिडर कर लेना। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव स्लोप। तो बताओ नीचे आएगा या ऊपर आएगा? क्या कह रहे हो? यहीं से स्टार्ट करना है बेटा मुझे, ये इनिशियल पॉइंट मेरा यही है। अब मुझे अब मुझे ये बताना है कि इसको ऐसे ड्रॉ करूं या ऐसे ड्रॉ। नीचे आएगा कंफर्म है? कोई ऊपर वाला नहीं है क्या? चलो ठीक है, नीचे ही आएगा। ठीक है, कुछ इस फाइनल 2 डैश दिस कर्व इज एडियाबैटिक। ठीक है, कैसे? अगेन स्लोप डाल के देख लो। स्लोप फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पे, लेट से यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या करूंगा मैं, इस पे सीधे बस टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, जब आप ये एंगल देखोगे दैट इज थीटा 2, आपको क्लियरली दिख रहा है कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा। ठीक है, इसका मतलब जो आपकी एडियाबैटिक लाइन है वो आइसोथर्मल के नीचे आ रही होगी इन केस ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है क्यों? देखो प्रेशर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जा रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दैट इज एक्सपेंशन प्रोसेस। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? एनीवन? कि कैसे हो गया सर, समझ में नहीं आया? चलिए नहीं है कंफ्यूजन तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वाला आपको ड्रॉ करना है। अभी मैंने बोला ये दिस इज एक्सपेंशन प्रोसेस। नाउ यू हैव टू ड्रॉ फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ? इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम ज्यादा होंगे, सॉरी प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। दिस इज पॉइंट 1, आपको ऊपर जाना है। ठीक है, तो आई एम ड्रॉइंग, लेट अस से कि आइसोथर्मल कर्व मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका आइसोथर्मल, दिस इज पॉइंट 2, दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। ठीक है, दिस इज प्रेशर P2, प्रेशर। आपको बताना है कि जो एडियाबैटिक कर्व आएगा दैट विल बी अबव दिस लाइन और बिलो दिस लाइन, मतलब कुछ ऐसे आएगा या फिर ऐसे जाएगा, बताओ? अबव द लाइन आएगा। हाँ बेटा, नीचे पॉइंट बननी है।
विशाल कुमार, तरुण तरुण राज, बिलो द लाइन। अच्छा, तो दिमाग लगा रहे, सुन लिया है इसलिए बोल दो। अच्छा, स्वप्निल, स्वप्निल राज, अब होगा। सूर्यनाथ भारती, बिलो द लाइन। सौरभ सिंह, बिलो द लाइन। अच्छा, सुनील कुमार, रूपेश, बिलो। रानी, रानी मतंगी, बेटा ऊपर होगा नीचे होगा, बिलो द लाइन, अबव द लाइन। तो होगा प्रिंस कुमार, बिलो द लाइन। ओके। सत्यम, सत्यम झा, अबव होगा। ओके। ज्योति, बिलो होगा। चलो बाकी सबसे पूछ नहीं सकते। बिलो द लाइन होगा। सभी देखते हैं, बिलो होगा या अबव होगा। दोनों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, शायद क्लियर हो जाए तुम लोगों को कि बिलो होना चाहिए, अबव होना चाहिए। लो, मैंने एक अबव लाइन ड्रॉ कर दी और एक बिलो कर दी। अब बताओ भाई, बिलो होगा या अबव होगा? बीच वाली आइसोथर्मल है। एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स जो नेगेटिव एक्सिस से जो एंगल आना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए आइसोथर्मल के कंपैरिजन में एडियाबेटिक लाइन का। सो विच लाइन विल बी देन, अबव और लोअर वन? अपर वन, या आ रहा है समझ में? देखो बेटा, यहाँ इसके लिए अगर आप क्या कहते हैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, मान लो यहाँ से, तो इसका स्लोप जो आइसोथर्मल है उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है? दैट मीन्स कौन सी लाइन आएगी हमेशा? ऊपर वाली। इसका स्लोप क्या होगा? ज्यादा होगा आइसोथर्मल से, ठीक है? सो adiabatic line will be something like this dash, this is adiabatic। कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, अगर आप सिंपल देखना चाहो, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो और अगेन इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो। साफ साफ दिख रहा है आपको? जो मैंने ये येलो वाली जो बनाई है, ये इस थीटा वन, और जो व्हाइट वाली है इस थीटा टू। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। ठीक है, अगर लोअर हो जाएगा तो लाइन कुछ और ऐसे आएगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा लाइन क्या कहते हैं स्टीप है, उतना ज्यादा स्लोप है उसका। ठीक है, और जितना ज्यादा ही लाइन हॉरिजॉन्टल के क्लोज है, ठीक है, उतना ही स्लोप कम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब अगर बना ड्रॉ करने को आएगा तो इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बाद में मत बोलना कि समझ में नहीं आया। अभी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। अगर ड्रॉ करने को आएगा इजीली ड्रॉ कर लोगे ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ ड्रॉ करनी है। क्या? जी हाँ, अगर आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ मैं तो हाँ। ठीक है, यही तो प्रूफ किया मैंने। और कौन सा केस, कोई स्पेशल केस तो लिया नहीं मैंने यहाँ पे। सिर्फ क्या लिया है, आइडियल गैस एज्यूम करिए मैंने बस यहाँ पे, और कोई कोई केस नहीं है स्पेशल। समझ रहे हो? सिर्फ जब तक आइडियल गैस है तब तक मैं ये यूज कर सकता हूँ। ठीक है,
चलिए फिर नेक्स्ट इज representation of various processes on PV diagram. Let us say PV की power k equal to constant is our general expression. ठीक है, जैसे जैसे k की वैल्यू वैल्यू करते जाएगी प्रोसेस चेंज होती जाएगी. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ k and process. I am saying that k की वैल्यू k is 0. जैसे ही 0 हुआ प्रोसेस क्या हो गई, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोबारिक. सिमिलरली k इज इक्वल टू 1 हुआ, जैसे ही क्या हो गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल. देन k इज इक्वल टू n या k इज इक्वल टू गामा ले लो, सॉरी यानी रखोगे, क्या आ जाएगा, PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस प्रोसेस इज पॉलीट्रॉपिक. देन k इज इक्वल टू गामा, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. प्रोसेस इज एडियाबैटिक. एंड लास्ट k इज इक्वल टू, वॉइस स्लो आ रही है भाई, अब ठीक आ रही है, हेलो, ओके. व्हेन k इज इन्फिनिटी, सो b इज इक्वल टू, ओके, कांस्टेंट. ठीक है, सो आइसो. ठीक है, ये सारे प्रोसेस को अगर आप पीवी पे प्लॉट करना चाहते हैं, तो आई वांट टू प्लॉट ऑल दीज प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम. प्रेशर, वॉल्यूम, let's say starting point is this, it is 1. Okay, so first one, constant pressure process will be horizontal line parallel to volume axis. This is constant pressure. Then P is equal to constant. ठीक है, उसके बाद आइसोथर्मल. So something like this. PV is equal to constant. Then पॉलीट्रॉपिक, थोड़ा नीचे, PV की पावर n is equal to constant. After that adiabatic, PV की पावर gamma is equal to constant. And last constant volume, V is equal to ठीक है, ये होगा सारा डिफरेंट प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो आप सिंपल इस प्रोसेस के लिए क्या था, k इज इक्वल टू 0, इसके लिए k इज इक्वल टू 1, फॉर दिस k इज इक्वल टू n, फॉर दिस k इज इक्वल टू गामा, एंड दिस k इज इक्वल टू. ठीक है, अब देखो जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है मैंने उसको आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के बीच में रखा है. ठीक है, क्यों, रीजन था, क्या रीजन है इसका, कोई बता सकता है?
जब मैंने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड आउट करवाया था तब मैंने बताया था कि एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। तब मैंने बोला था कि बेटा एन की वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट फॉर जनरल नेचुरल प्रोसेस के लिए एन की वैल्यू 1 से गामा तक वेरी करती है। ठीक है, 1 से गामा का मतलब मैक्सिमम यहाँ जा सकती है और जितना लो स्लोप हो सकता है तो वो आइसोथर्मल के इक्वल हो सकता है, और मैक्सिमम स्लोप कितना हो सकता है, एडियाबैटिक के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो मतलब स्लोप इनका इसका किसके बीच में रहेगा, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में ही स्लोप होना चाहिए। दैट्स वाई जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है मैंने दोनों की लाइंस के बीच में शो करी है। आ रहा है समझ में? बिकॉज फॉर जनरल प्रोसेसेस और नेचुरल प्रोसेस, जनरल नेचुरल प्रोसेसेस the value of n polytropic index is between 1 to gamma। ठीक है, so that's why I have drawn between isothermal, यहाँ n क्या है 1 है और यहाँ n क्या है गामा के इक्वल है, इसीलिए मैंने इन दोनों के बीच में ड्रॉ किया पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, चलिए फिर अगर आपको कंप्रेशन के लिए ड्रॉ करना है तो आप कंप्रेशन के लिए खुद से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, अभी ये एक्सपेंशन के लिए था, मैं बोल रहा हूँ आपको कंप्रेशन के लिए ड्रॉ करना है। कंप्रेशन के लिए क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कैसे होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे होगी, आइसोथर्मल कैसे होगी, एडियाबैटिक कैसे होगी, ये ड्रॉ करके आपको बताना है, टॉपिक में ड्रॉ करना है और व्हाट्सअप जो ग्रुप है थर्मोडायनेमिक्स है उसमें भेजना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हीट। वर्क को हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट इज हीट। सो हीट क्या हुआ, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट और टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अगर दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर और हीट एनर्जी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन सा पिछला, ये वाला? हाँ, तो भाई तभी तो तुम्हें स्लोप समझाया मैंने, और किस लिए समझाया? रुक जा, अच्छा केवल एक रहेगा, एक प्रोसेस रहेगी? अगर एक सिंगल प्रोसेस होगी तो आपको कुछ दिया होगा, बोल रखा होगा, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है आपको कि कोई भी ऐसे ग्राफ बना दिया और बोल दिया कि फाइंड आउट करो, ऐसे थोड़ी पता लगा लोगे कि कौन कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है। ये बोल सकते हैं कि मान लो दो ग्राफ दे दिया आपको, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि एक प्रोसेस आइसोथर्मल है एक प्रोसेस एडियाबैटिक है, तब आप पता लगा सकते हो कि दोनों में से कौन सी आइसोथर्मल है कौन सी एडियाबैटिक होगी। बट ये नहीं है कि सिर्फ बल एक ग्राफ आपको पकड़ा दिया और बोल दिया फाइंड आउट करो कुछ, देन यू कैन नॉट गेस। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, या क्वेश्चन या जो भी कंडीशन में आपको दी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक ग्राफ दे दिया आपको, या तो बोल रखा होगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर आइसोथर्मल बोल रखा होगा, या के की वैल्यू 1 दे रखी होगी, कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी आपको। ठीक है, सो heat we can define as, it is defined as form of energy that is transferred between two bodies
by the virtue of temperature. Okay, so if there are two bodies, that's it, A and B, and this temperature is TA and this temperature is TB, and if TA is greater than TB, then heat and और जब मैं इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाऊंगा, then heat will transfer from A to, okay, it is the same or analogous to that you have two junction. At this junction potential is VA, at this junction potential is VB. Okay, when you are connecting it and if VA is greater than VB, then current will transfer. ठीक है, तो सेम करंट के एनालॉगस हो गया यहाँ पे हीट, और जो टेम्परेचर है दैट इज पोटेंशियल. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पोटेंशियल टू फॉर द हीट ट्रांसफर. क्या होगा पोटेंशियल टू फॉर हीट ट्रांसफर? टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही मेरा हीट ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं. इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस देन देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर. ठीक है, अब एक कंडीशन मान लो, ये तो बोल दिया मैंने कि अगर मेरा टेम्परेचर डिफरेंस है तो मैं हीट ट्रांसफर होगा, और अगर अदरवाइज नहीं होगा. ठीक, सेकंड इज आई वांट टू आस्क, कैन आई हैव एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज का मतलब ये हुआ कि आई एम हैविंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, सिस्टम, लेट अस से दिस कंटेनर इज देयर. फॉर एडियाबेटिक इट हैज टू बी इंसुलेटेड. ओके, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, दैट मींस इट इज एडियाबेटिक. So I want to ask whether it is possible to change the temperature of this system. Let us say this temperature is initially Ti, some fluid is filled. Okay, so I am asking whether it is possible to change the temperature of this system or not without removing the insulation or in adiabatic process. Is it possible or not? Tell me. अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस का कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे? बहुत पढ़ा होगा तुम लोगों ने 12th में. एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल तो इतना यूनिवर्सल है, मतलब रट रट के तुम लोगों ने कर दिया होगा. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस? बताओ भाई, कुछ भी याद नहीं किसी को? एडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल फ्लो होती है, ये याद है? याद नहीं है? बढ़िया है. देखो, जब क्लास 12th क्लास में आप लोगों ने या जब भी पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट फिजिक्स में, तो वहां पे क्लियरली आपने पढ़ा होगा बेटा कि जब हम ब्लास्ट ऑफ टायर, जो हमारा ट्यूब होता है, जैसे ही वो ब्लास्ट होता है, ठीक है, तो जैसे ही अगर उसमें पंचर हुआ या ब्लास्ट हुआ तो क्या होगा? सडन एक्सपेंशन होता है एयर का. ठीक है, अब सडन एक्सपेंशन हो रहा है एयर का, तो उसमें क्या होगा? टेम्परेचर ड्रॉप होता है. टेम्परेचर ड्रॉप होता है और वो प्रोसेस इतनी फास्ट है कि आपको सराउंडिंग से हीट को वहां आने की उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है जितनी जल्दी वो एक्सपेंशन हो गया. ठीक है, सो दैट्स व्हाई तो टेम्परेचर है वहाँ, जो आपका ट्यूब अगर टच करोगे आप, तो वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा, ठंडा ठंडा लगेगा आपको. ठीक है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही आपके ट्यूब में पंचर हुआ या ब्लास्ट हुआ, एयर सडनली एक्सपेंड हुई.
विद इन नोन टाइम पूरी की पूरी एयर एक्सपेंड होगी। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिंपल बॉल पंचर कर दिया आपने, जरा सा पंचर कर दिया और धीरे 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 एयर निकल रही है, तब की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्विकली एयर बाहर निकली उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही एयर बाहर निकली वहां पे क्या होगा, एयर का टेम्परेचर जो होगा वो एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ठीक, अब इतना जल्दी ड्रॉप हुआ टेम्परेचर कि बाहर जो प्रोसेस हो रही इतनी फास्ट हुई कि जो सराउंडिंग क्या हुआ, सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है, आपके जो ट्यूब का टेम्परेचर वो एक्सपेंशन की वजह से क्या हो गया, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहां पे टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो अब हीट कहाँ से फ्लो होगी, सराउंडिंग से ट्यूब की तरफ। बट इतना सडन प्रोसेस हुई कि आपके हीट को फ्लो होने का टाइम नहीं मिला, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, सेम वे अगर मैं अंदर कोई केमिकल रिएक्शन करा दूं, मेरे पास दो केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, लेट अस से कि कोई केमिकल रिएक्शन करा दी मैंने। ठीक है, एंड देन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज बिकॉज इट इज रिलीजिंग द हीट। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज एंडोथर्मिक तो क्या होगा, सराउंडिंग से हीट एक्सट्रैक्ट करेगी वो, सो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। आ रहा है समझ में? सो इवन दो आई एम नॉट ट्रांसफरिंग हीट विद सराउंडिंग, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कैन इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर है? ठीक है, अगर ट्रांसफर आप सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में ट्रांसफर नहीं भी हो रहा है फिर भी सिस्टम का टेम्परेचर कैन इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, सो आई कैन हैव adiabatic temperature change। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपसे बोलूं कि इज इट पॉसिबल कि मैं हीट दे रहा हूं सिस्टम में और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इज इट पॉसिबल? यहाँ क्या करा था मैंने, यहाँ मैंने हीट नहीं दी थी तब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये पॉसिबल पूछा था मैंने। अब क्या कर रहा हूं मैं, आई एम सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम। ठीक है, हीट में दे रहा हूं, बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। पॉसिबल और नॉट, बताओ? हो सकता है, कहाँ पे होता है बताओ? हाँ ठीक है, ठीक है, जब भी कोई भी फेस चेंज प्रोसेस हो रही होगी तो हमेशा टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करते हो तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, बट यू आर सप्लाइंग हीट कंटिन्यूसली, यू आर सप्लाइंग हीट एंड दैट हीट इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सिमिलरली इफ यू आर changing the phase of 0 degree Celsius of water, it means ice, to 0 degree Celsius of liquid water, then again you are giving the latent heat of fusion, but the temperature is 0 degree Celsius. So you are supplying the heat, but temperature is not changing. ठीक है, so that is also possible. Keep that in mind. कल को ये मत बोलना कि सर हीट दे रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट ऐसे कैसे हो गया, या फिर सर हीट तो दे ही नहीं रहे टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बोथ कंडीशन आर पॉसिबल, विदाउट हीट टेम्परेचर कैन चेंज और विदाउट टेम्परेचर चेंजिंग आई कैन सप्लाई द हीट, आई एम सप्लाइंग द हीट इवन देन टेम्परेचर कैन रिमेन कांस्टेंट। ओके, कोई कंफ्यूजन है? ओके, चलिए नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी।
ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, मुझे पता है, दैट इज जो हीट ट्रांसफर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। व्हेन यू रिमूव द proportionality sign, there comes a constant. This constant is called heat capacity. Okay, and this C is equal to mass into specific heat. Okay, this capital C is heat capacity. Small c is specific heat. ठीक है, तो ध्यान रखना, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट द heat required to change the temperature of unit mass through 1 degree Celsius. 1 degree Celsius चेंज टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो मुझे हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब पर यूनिट मास के लिए भी होता है। ठीक, अगर मैं टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दूं उस स्पेसिफिक हीट का, तो टोटल मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी मुझे हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। आ रहा समझ में डिफरेंस क्या है स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में? in case of specific heat we are talking about per unit mass substance. On the other hand, in case of heat capacity we are considering the total mass of the system. ठीक है, so what is doing specific heat is mainly connecting or connects heat with temperature. ठीक है, how the heat transfer is varying with respect to temperature, that is represented by what? Heat capacity. Okay, then next is specific heat. स्पेसिफिक हीट क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी required to raise the temperature of unit mass, temperature of unit mass of substance by unit degree. ठीक है, तो यूनिट डिग्री में सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है फॉर यूनिट मास, देन दैट एनर्जी सप्लाइड इज कॉल्ड और एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, देन देयर आर बेसिकली टू, क्या कर बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब देखो, डिक्रीज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, दोनों हो सकते, दोनों सेम होगा। ठीक है, डिक्रीज का मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ पे तो सिस्टम को रिक्वायर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो वाटर रखा है आपका, ठीक है, 1 kg वाटर रख लिया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं हीट दे रहा हूँ, इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज, जब मैं हीट इसको दे रहा हूँ तो मैं सिस्टम किसको कंसिडर कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको मैं सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसको हीट में दे रहा हूँ, तब इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तब मैं बोल रहा हूँ हीट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसको हीट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ठीक, अगर आपको बेटा क्या कहते हैं डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए क्या होगा, ये हीट रिजेक्ट करेगा, रिक्वायर्ड नहीं होगी उसको। आ रहा समझ में? सो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, अब देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, रिजेक्ट करके आप कैसे कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे? अगर जिसको मान लो मैंने, जैसे आपका क्या कहते हैं गीजर है, ठीक है, गीजर हो गया या कोई भी कंटेनर हो गया, ठीक है, उसमें आपने हीट रिक्वायर्ड
कैलकुलेट करनी है तो क्या है, आपने इमर्सन लॉट लगा रखी है, आपको पता है कि इमर्सन लॉट का वोल्टेज क्या सप्लाई से आपने कनेक्ट किया और करंट क्या है, तो वी की वैल्यू पता है और आपको आई की वैल्यू पता है। ठीक है, आपने कितनी देर इसको कितने टाइम के लिए यहाँ हीट इमर्सन रॉड को वाटर में रखा है ये पता है, तो डेल्टा टाइम पता है आपको, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल हीट कितना आपने अंदर पुट किया ये निकल जाएगा इजिली। ठीक है, और आप देखते रहोगे थर्मोमीटर से कि टेम्परेचर 1 डिग्री कितनी देर में इंक्रीज हुआ, जितने टाइम में टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज हुआ उसी टाइम से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वी आई इंटू टी, ये टोटल हीट इस इमर्शन रॉड ने रिलीज करी कितनी, उसके इक्वल आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड बेटा, अगर आपको यहाँ से सिस्टम्स कितनी हीट रिलीज कर रहा है सराउंडिंग में, इसको मेजर करने का कोई सिंपल तरीका नहीं है, मेथड नहीं है, आ रहा है समझ में? इसीलिए वहां पे डायरेक्ट लिखते हैं हम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। आप रिलीज भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री। ठीक है, बट दैट रिलीज्ड हीट आई विल नॉट बी एबल टू मेजर इट। आ रहा है समझ में? That's why we are writing it as an energy required to raise the temperature. ठीक है, अब एनर्जी तो रिक्वायर्ड है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, सबने पढ़ रखा है। फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सेकंड वन इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, डिफरेंस क्या है? सिंपल सा डिफरेंस है, ये मेरे पास पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है दोनों केस में। ठीक है, इस वाले केस में क्या है, मैंने यहाँ स्टॉपर लगा रखे हैं। स्टॉपर का मतलब है कि ये पिस्टन इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, दोनों केस में मैं हीट देना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड फिल है, सेम सेम फ्लूइड है। ठीक है, अब मुझे क्या पता लगाना है, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये हुआ यहाँ पे स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर इज दैट जब मैं हीट कर रहा हूँ बेटा, उस ड्यूरिंग दैट हीट एडिशन प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट इनसाइड दिस सिस्टम। आ रहा समझ में? अगर मेरा ये सिस्टम है, इस सिस्टम में मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग दैट हीट एडिशन। ठीक है, और उस प्रोसेस के थ्रू जब मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर लूंगा तब मेरा क्या हीट मैंने एब्जॉर्व करी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सो दैट विल बी आवर सीपी। ठीक है, सिमिलरली जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब पिस्टन मूव नहीं कर सकता। वॉल्यूम कब कांस्टेंट होगा? जब तक पिस्टन मूव नहीं करेगा तब तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक, सो पिस्टन विल नॉट मूव एंड how much amount of heat it will absorb to increase the temperature of this fluid by 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या कहलाएगी आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट, सीवी। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ हीट करना शुरू किया और ये पिस्टन ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे पिस्टन धीरे धीरे मूव करता जाएगा। प्रोसेस कौन सी होगी? विच प्रोसेस इज दिस?
आइसोबारिक, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। होप सबको क्लियर हो गया प्रेशर कांस्टेंट कैसे रह रहा है। लास्ट क्लास में यही डिस्कस किया था कल, ठीक है, ढंग से अच्छे से, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, ठीक। अब देखो जैसे जैसे आप हीट देते जा रहे हो बेटा, वैसे वैसे दो काम हो रहे हैं। एक तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, ये पिस्टन भी मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी एटमॉस्फेरिक, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात, और पिस्टन का कुछ वेट वेट है, कुछ ना कुछ वेट होगा। अगर मासलेस भी मान लो, तब भी पिस्टन को मूव करने के लिए इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप हवा में उड़ता हुआ चला जाएगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इसको अगेंस्ट, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो आपने हीट दी, उसके दो यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज टू इंक्रीज टेम्परेचर, सेकेंड वन इज टू डू वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। आ रहा है समझ में? बट जब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हीट दे रहे हो आप, अब देखो आप हीट दोगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। हीट देते रहोगे, प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन प्रेशर कितना भी इंक्रीज हो जाए, ये ऊपर मूव नहीं कर सकता। क्यों? कि भाई स्टॉपर लगा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो वर्क तो कुछ भी नहीं हो रहा, बाउंड्री डिस्प्लेस ही नहीं हो रही, दैट मीन्स वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। सो विदाउट जो भी हीट में दे रहा हूँ वो कहाँ से जा रही है, टू इंक्रीज टेम्परेचर। आ रहा है समझ में? यहाँ पे जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट पूरी की पूरी सप्लाई हो रही है किसमें, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। और यहाँ पे जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, वो उसका कुछ पार्ट तो जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने में, और कुछ पार्ट जा रहा है वर्क करने में, ठीक। अब स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन से दोनों केस में मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना है, यहाँ भी 1 डिग्री इंक्रीज करना है और यहाँ भी 1 डिग्री इंक्रीज करना है। आ रहा है समझ में? एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी शुड बी 1 डिग्री, सिमिलरली डेल्टा टी शुड बी 1 डिग्री। दोनों केस में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कांस्टेंट प्रेशर के केस में कुछ और हो जाएगा, दोनों केस में आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो पहले केस में ज्यादा होगा सीपी, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, या सेकंड केस में, बताओ मुझे जरा। पहले केस में आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। हेलो? नहीं मैम। ठीक है, तो कौन सी, आपको सेम सिस्टम है मेरा, किस सिस्टम में, मेरा फर्स्ट वन में और सेकंड वन में, किस सिस्टम में आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, सेम टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है, फर्स्ट में आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। और वही हीट बेटा क्या है मेरी, सीपी के इक्वल है। आ रहा है समझ में? दिस हीट इज इक्वल टू सीपी, और हियर दिस हीट इज इक्वल टू सीबी। इसको लिख लो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और उसको कांस्टेंट प्रेशर। आ रहा है समझ में? इसका मतलब अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूँ प्रोसेस की, तो आपको जो हीट देनी पड़ रही है, दैट इज ग्रेटर देन द हीट विच यू आर सप्लाइंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ सीपी इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ सीबी। कोई कंफ्यूजन है इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन है? कैसे हो गया बड़ा? एनीवन? अभी भी बता दो। सबको समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव मूव हाँ बोलो। कौन बोला भाई, बोलो ना। सर बोल के चुप हो जा रहे हैं। आगे बढ़े? ओके।
नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से फाइंड हुआ? जूल जूल ने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट। ठीक है, उसने क्या पता चला कि सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज मैं कर सकता हूँ थ्रू हीट और थ्रू वर्क। अगर मैं किसी सिस्टम में वर्क करूँ तब भी सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता हूँ, और मैं हीट दे रहा हूँ डायरेक्टली तब भी सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता हूँ। कैसे? सो इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट। तो क्या करा, तो सिस्टम लिए, यहाँ पे कोई फ्लूइड है, उसको आप डायरेक्टली हीट दे रहे हो। ठीक, दूसरा सिस्टम लिया, इसको मैं हीट नहीं कर रहा हूँ, इट इज इंसुलेटेड, बट सिस्टम को मैं कुछ वर्क दे रहा हूँ। लेट अस से आई एम मूविंग दिस सिस्टम विद सम पेडल व्हील और स्टाइलर। ठीक है, ये रोटेट करेगा। आ रहा है समझ में? तो जब मैं यहाँ की बात करूंगा, ठीक है, अब ये रोटेट कैसे करेगा? मान लो लेट अस से कि मोटर लगी है या कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इसके ये किसी मोटर के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, जब मैं इस सिस्टम की, दिस इज द बी और दिस ए, यहाँ पे क्या हो रहा है? बाउंड्री से क्या क्रॉस हो रही है? हीट क्रॉस हो रही है। यहाँ पे बाउंड्री से क्या क्रॉस हो रहा है? वर्क क्रॉस हो रहा है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है। वहाँ पे वर्क क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे हीट क्रॉस हो रही है बाउंड्री से। ठीक है, उसने क्या करा, दोनों केस में सिस्टम रोटेट नहीं कर रहा बेटा। सिस्टम ये कंटेनर कांस्टेंट है, कंटेनर के अंदर एक पैडल व्हील लगा रखा है, जैसे आप जो दही और या क्या कहते हैं लस्सी बनाने के लिए जो नहीं यूज करते हैं, उस टाइप का व्हील लगा रखा है। उस व्हील को मैं सिस्टम के अंदर रोटेट करा रहा हूँ। आ रहा है समझ में? बस पूरा सिस्टम ये रोटेट नहीं कर रहा है, बस ये व्हील रोटेट कर रहा है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, इस रोटेशन से क्या होगा, जो भी फ्लूइड है यहाँ पे फिल है, उसका कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी की वजह से कुछ फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन की वजह से ये जो वर्क कर रहा है ये उस किसमें कन्वर्ट होगा? हीट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जो वर्क इतना हो रहा है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने बता रखा है शाफ्ट ओवर कैसे फाइंड आउट करते हैं, या मोटर का वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 पाई NT/60। ठीक है, या T/ओमेगा, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो उसने क्या करा, दोनों का टेम्परेचर मेजर किया, डेल्टा टी, यहाँ भी टेम्परेचर मेजर किया डेल्टा टी। ठीक, स्पेसिफिक हीट, दोनों सेम फ्लूइड है तो स्पेसिफिक हीट दोनों की सेम है, सी सी। ठीक है, तो यहाँ जब उसने देखा तो यहाँ उसने हम क्या कहते हैं डेल्टा टी फाइंड आउट किया, तो यहाँ से क्या जाएगा, Q/C, और यहाँ भी सेम करा तो डेल्टा टी इज इक्वल टू W/C। ठीक है, तो जब उसने देखा कि सेम टेम्परेचर डिफरेंस अगर मैं दोनों इंक्रीज इन टेम्परेचर में मेजर कर रहा हूँ, यहाँ भी सेम, इस प्रोसेस के लिए भी डेल्टा टी इंक्रीज हुआ, इस प्रोसेस के लिए भी डेल्टा टी इंक्रीज हुआ, तो ये वर्क और जो हीट है वो सेम आ रहे हैं। मतलब अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, देखो सी तो ऑलरेडी सेम है क्योंकि दोनों फ्लूइड सेम है। ठीक, डेल्टा टी अगर मैं दोनों के लिए सेम इंक्रीज कर रहा हूँ तो वर्क और जो हीट है वो क्या है, इक्वल आ रहे हैं। आ रहा है समझ में? So that is what he called equivalence of work and heat. ठीक है, so from here we got our first law of thermodynamics. It is also called law of conservation of energy.
ठीक है, और जूल्स लॉ भी कहते हैं क्योंकि जूल्स ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, सो फॉर अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर अ क्लोज सिस्टम undergoing a cycle, net heat transfer is equal to net work transfer। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मेरा कोई सिस्टम है वो अंडरगोइंग अ साइकिल, का मतलब ये हुआ कि जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे दोबारा आ गया। ठीक है, सिस्टम ने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे दोबारा आ गया। देन इन दैट केस जो आपका नेट वर्क ट्रांसफर होगा उस साइकिल में, जितनी बार उसने हीट ट्रांसफर किया होगा, रिजेक्ट किया होगा या एक्सट्रैक्ट किया होगा या एब्जॉर्ब किया होगा, सॉरी, वो इक्वल होगा जितना उसने वर्क किया होगा या सिस्टम पे वर्क हुआ होगा, दोनों का समेशन, नेट समेशन से। तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डब्ल्यू। साइक्लिक का मतलब ये होगा कि दैट इज फॉर अ साइकिल। है ना समझ में? तो अगर सिस्टम एक स्टेट से यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करी उसने, फिर से वहीं पे आ गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग अ साइकिल। तो इस पूरी साइकिल के जितनी उसने हीट एक्सट्रैक्ट करी होगी या रिजेक्ट करी होगी, नेट समेशन, ठीक है, वो इक्वल होगी हमेशा किसके, वर्क ट्रांसफर की, जितना उसने वर्क ट्रांसफर किया होगा। ठीक है, इसी को आप सिंपल लिख सकते हैं, सिग्मा साइकिल क्यू इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है अलजेब्रिक समेशन। अलजेब्रिक समेशन का मतलब क्या है, आपको डायरेक्शन को कंसीडर करना है। ठीक है, इफ हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द सिस्टम दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। साउंड क्लियर नहीं है क्या? वो साउंड साफ नहीं आ रही क्या? अच्छा, सही से नहीं आ रही है। हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, अगर हाँ सेम की अलजेब्रिक समेशन का मतलब ये हुआ कि आई एम वी आर गोइंग टू कंसीडर द साइन कन्वेंशन। मीन्स अगर हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द सिस्टम, अगर सिस्टम में मेरी हीट आ रही है, सो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। एंड इफ हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो जब मैं तब इन सबका समेशन करूंगा तो ये टोटल हो गया समेशन ऑफ क्यू फॉर साइकिल। सिमिलरली जब मैं वर्क डन की बात कर रहा हूं तो वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे वर्क क्या हो रहा था, वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है, ये वाला सिस्टम बी, इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। बाकी क्या सांस लो के बैठ जाते हो क्या? ऑन द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, दैट मीन्स दिस वर्क विल बी नेगेटिव। तो ये वर्क क्या करोगे, जो भी वर्क वर्क है अगर ऑन द सिस्टम है वो नेगेटिव कंसिडर करोगे, बाय द सिस्टम है वो पॉजिटिव कंसिडर करोगे, और सबको ऐड करोगे तब वो क्या आएगा आपका समेशन ऑफ डब्ल्यू फॉर साइकिल। ये दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा इक्वल होने चाहिए। दिस इज दॉट व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आ रहा है समझ में? दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोथ। ठीक है, तो यू कैन राइट, मैं बता देता हूँ यहाँ से, इट्स एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, और ठीक है, फॉर बोथ
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब आपको ये इस फॉर्म में अगर आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि प्रोसेस मेरी रिवर्सिबल है या प्रोसेस इरिवर्सिबल है। आप किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी साइकिल के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, वेदर इट इज रिवर्सिबल और इट इज इरिवर्सिबल, वेदर इट इज क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक। आ रहा है समझ में? कोई कंफ्यूजन है? ओके, ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट एक छोटा सा कंक्लूजन हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद लेक्चर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो लेट अस से हमने एक प्रोसेस कंसीडर करी, जो पॉइंट 1 है, 2 दिस इज ए, 2 to 1 आए हम बी पाथ से और 2 to 1 आए हम सी पाथ से, दिस इज प्रेशर और दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, मेरी कोई साइकिल है, साइकिल का मतलब क्या होता है, जहां से मैंने स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर दिया। आ रहा है समझ में? तो सेम मैंने क्या कि दो प्रोसेस की एक साइकिल है, 1 से 2 गया मैं थ्रू पाथ ए, फिर 2 से 1 आया थ्रू पाथ बी, या फिर एक और साइकिल हो सकती है कि 1 से ए गया थ्रू पाथ ए एंड 2 से 1 आया थ्रू पाथ सी। तो देयर आर 2 साइकिल पॉसिबल। ठीक है, अब दोनों साइकिल के लिए मैं यहाँ पे लिख सकते हो आप कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। The first one is heat is the path function। ये हमको प्रूव कर रहा है कौन? फर्स्ट लॉ। कैसे कर रहा है वो देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने बोला कि दो साइकिल है इसमें, फर्स्ट साइकिल इज 182 B1 एंड सेकंड वन इज 182 C1। ठीक है, व्हेन आई एम अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ फॉर साइकिल 1A2 B1, ठीक है, इस साइकिल के लिए मैंने अप्लाई किया, इसका मतलब क्या होगा इसके लिए, DQ प्रोसेस साइकिल के लिए क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q शुड बी इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ W। ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब समेशन, जितना आपने हीट सप्लाई किया इस प्रोसेस में प्लस जितना सप्लाई किया इस प्रोसेस में, दोनों का समेशन होगा। ठीक, तो DQ कौन सी प्रोसेस में, 1 से A से 2 जाने में जो हीट सप्लाई हुई, प्लस DQ जितना भी आपने सप्लाई किया या रिजेक्ट किया, आई डोंट नो, तो मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, वो अपने आप आ जाता है साइन। ठीक, 2B1, ये हो गया टोटल हीट सप्लाई। दिस शुड बी इक्वल टू टोटल वर्क सप्लाई, लेट अस से कि DW 1A2 प्लस DW 2B1, दिस इज इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है इस इक्वेशन में? मैंने यहाँ से यहाँ तक लेट अस से कि इस प्रोसेस में Q1A2 हीट सप्लाई हुई होगी तो मैंने वो लिख दिया, इस प्रोसेस में 2B1 2B1 हीट सप्लाई होगी तो मैंने वो लिख दिया। सिमिलरली मैंने वर्क ट्रांसफर इसमें जो हुआ है वो ये लिख दिया, इसमें जो हुआ होगा वो ये लिख दिया। कोई दिक्कत है? अब सेम प्रोसेस में सेकंड साइकिल के लिखता हूँ 1A2 C1 साइकिल। अगेन क्या होगा, DQ 1A2 प्लस DQ 2C1। ठीक है, क्योंकि अब सी पाथ से आ रहे हो, दिस शुड बी इक्वल टू DW 1A2 प्लस DW 2B1, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब वो क्या करना है, जस्ट सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, क्या कर रहे हो बेटा, सॉरी सॉरी, हाँ 2C1, हाँ 2C1 हो। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे देखो 1A2 और 1A2 कैंसिल हो जाएंगे, सिमिलरली W1A2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, DQ2C1 माइनस DQ2B1, दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, DW2C1 माइनस DW2B1, ठीक है, यही आएगा। अब देखो मुझे पता है बेटा कि वर्क इज व्हाट इज वर्क, इट इज अ पाथ फंक्शन, मतलब किस पाथ को मैं फॉलो कर रहा हूं इस पे डिपेंड करेगा मेरा वर्क, ठीक है। तो अगर मैं 1A2 से आ रहा हूं, सो वर्क विल बी डिफरेंट। ऑन द अदर हैंड इफ आई एम कमिंग फ्रॉम, सॉरी, मैं अगर आ रहा हूं 2B1 से, सो पाथ इज डिफरेंट। सिमिलरली इफ आई एम फॉलोइंग 2C1 पाथ, सो अगेन वर्क विल बी डिफरेंट। तो ये वर्क और ये वर्क दोनों क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो अगर मैं इनका डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या होगा, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग कि वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, ये जो पाथ फॉलो हो रहा है, सिस्टम फॉलो करता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और सिंपली एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फॉर द डिफरेंट पाथ विल बी डिफरेंट। सो इन दोनों पाथ के लिए वर्क डन क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट मीन्स अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो जीरो तो आएंगे नहीं, जीरो कब आते हैं, जब दोनों सेम होते हैं। दैट इज आई कैन राइट दिस, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये वाली क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी है वो भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। सो आई कैन राइट DQ2C1 is not equal to DQ2B, ये लिख सकता हूं मैं, जब इनका सब्ट्रैक्शन 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अब दोनों आपस में इक्वल नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग क्या था 2 पॉइंट था, एंड पॉइंट क्या था 1 था, दोनों के इसलिए सेम है, लेकिन पाथ डिफरेंट डिफरेंट है इसके, और इसकी वजह से इन दोनों में क्या हो जा रहा है, चेंज आ जा रहा है। इसका मतलब Q इज अ पाथ फंक्शन, सो हीट इज अ पाथ फंक्शन। कोई दिक्कत है, किसी और को कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रूफ करने को आएगा, प्रूफ दैट हीट इज अ पाथ फंक्शन, इजीली कर लोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, अभी जो लास्ट इक्वेशन हमने लिखी थी, सेम वही इक्वेशन दोबारा लिखूंगा मैं। इट इज DW, सॉरी, DQ2C1 माइनस DQ2B1 is equal to DW2C1 माइनस DW2B, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी थी मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें बेटा, सिर्फ इस W को एक इधर ले आया और इस Q वाले के टर्म को इधर लेके चला गया। आ रहा समझ में, मतलब जो 2C1 वाले पाथ है वो क्वांटिटी को मैं एक साथ लेके आ जा रहा हूँ, 2B1 वाली क्वांटिटी को एक साथ लेके आ जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, DQ2C1 माइनस DW2C1 is equal to DQ2B1 माइनस DW2B कटेगा, ठीक है, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूँ, मतलब डेल Q माइनस डेल W फॉर पाथ 2C1 is equal to del Q minus del W for path 2B1,
ठीक है। अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि इंडिविजुअली ना तो डेल क्यू पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, मतलब जो डेल क्यू फॉर 2C1 था वो डिफरेंट था डेल क्यू फॉर 2V1 के। दोनों पाथ में जो हीट की क्वांटिटी थी या हीट एक्सचेंज था दोनों डिफरेंट था क्योंकि पाथ फंक्शन है। वर्क डन भी दोनों पाथ के लिए अलग अलग है क्योंकि पाथ फंक्शन है। बट ये इक्वेशन मुझे कुछ शो कर रही है कि द क्वांटिटी द डिफरेंस ऑफ हीट ट्रांसफर माइनस वर्क ट्रांसफर फॉर टू डिफरेंट पाथ इज सेम। आ रहा है समझ में? जब मैं 2C1 के लिए हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर का डिफरेंस निकाल रहा हूँ वो इक्वल आ रहा है जब 2V1 के लिए भी मैं हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर का डिफरेंस निकाल रहा हूँ। आ रहा है समझ में? मतलब ये जो क्वांटिटी है इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्यों? क्योंकि जो 2C1 पाथ फॉलो किया है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 2V1 पाथ के। मतलब दोनों में से पाथ कोई भी फॉलो करो मुझे इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ इनिशियल पॉइंट क्या था 2 से 1, यहाँ भी है और यहाँ भी क्या है 2 से 1 है। आ रहा है समझ में? इसका मतलब द क्वांटिटी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू शुड बी अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी हमेशा हमने डिफाइन करा, जब भी हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की तो क्या हुआ? प्रॉपर्टी विल डिपेंड ओनली इनिशियल और फाइनल कंडीशन। क्या पाथ फॉलो किया है इस पर डिपेंड नहीं करती मेरी प्रॉपर्टी। आ रहा है समझ में? सो दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ हीट ट्रांसफर माइनस द वर्क ट्रांसफर फॉर अ प्रोसेस रिप्रेजेंट अ चेंज इन प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है। So, इसी को हम लिखते हैं डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू is called change in energy of the system. This is called BE. ठीक है। and this is the property of the system. कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को भी? एनीवन एल्स? ओके ठीक है। तो ध्यान रखना कभी भी आपको प्रूफ करने को अगर आता है कि बेटा कि डिफाइन और प्रूफ दैट एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले आपको हीट इज अ पाथ फंक्शन प्रूफ करना पड़ेगा या फिर हीट इज अ पाथ फंक्शन मत भी प्रूफ करो, लेकिन ये इक्वेशन तक तो लिखना ही पड़ेगा आपको। इस इक्वेशन के बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, एक तरफ लाके दोनों को इक्वेट करोगे। ठीक है। फिर आपको दिख रहा है कि दोनों ये क्वांटिटी की वैल्यू दो पॉइंट्स के लिए, सॉरी दो पाथ डिफरेंट पाथ के लिए सेम है, तो दैट मीन्स इट इज डिपेंडिंग ऑन इनिशियल और एंड पॉइंट्स। ठीक है। so which means the quantity should be a property of this system, so that property is called energy. ठीक है। और if I am taking for taking for this process, so it is change in energy. ठीक है। कोई दिक्कत है? ओके ठीक है। सो आई कैन वी कैन राइट इस इक्वेशन को, आप इक्वेशन ए ले लो सिंपली। सो तो आपको लिख लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी फ्रॉम इक्वेशन ए डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू टू सी वन इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू टू डी वन। तो the path B and C are different, but the quantity del Q minus del W is same for both the paths. Okay, as the end points
same. Hence this must be change in property. And this property is known as energy. ठीक है, इसीलिए क्या हो गया आपका डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी ई और डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस. This is the first law of thermodynamics for a process. This is the first law of mix for process or flow system. पहला हमने पढ़ा था it was for a cycle, that was applicable for a cycle, and this is for first law for thermodynamics for a प्रोसेस. ठीक है, सेम है. अगर आप इसका ही फिर से साइक्लिक इंटीग्रल कर लोगे, जैसे ही आपने इसका साइक्लिक इंटीग्रल किया तो इधर क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी ई प्लस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू. आपको पता है अगर स्टार्टिंग से कोई पाथ साइकिल जा रही है, ठीक है, और फिर से वो स्टार्टिंग उसी पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब क्या है? हेलो, हेलो, अब आ रही है? ओके, ठीक है. तो मैंने क्या बोला कि अगर जहां से स्टार्ट किया, प्रॉपर्टी क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है. अब मैं साइकिल के केस में क्या कर रहा हूँ, साइकिल के केस में जहां से स्टार्ट कर रहा हूँ उसी पॉइंट पे फिर से वापस लौट के आ जा रहा हूँ. दैट मीन्स प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी फॉर अ साइक्लिक इंटीग्रल, जीरो होगी. तो ये क्या हो जाएगा, जीरो. तो फिर से इक्वेशन क्या बचेगी, डेल क्यू इज इक्वल टू, oh sorry, साइक्लिक इंटीग्रल del q is equal to साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ del w. ठीक है, ये बार में क्यों लगा रहा हूँ, ये सबको पता है ना. डी को मैंने सिर्फ डी लिखा और डेल डब्ल्यू को एक कट कर रहा हूँ, बार ऊपर लगा रहा हूँ. क्लियर है ना ये क्यों लगा रहा हूँ बार? ठीक है, क्योंकि ये वर्क डन क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है. वो हमने डिपेंड देखा था बाहर पहले. ठीक है, जितनी भी पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्वांटिटीज हैं वो सब क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग इट विद ओनली डी, वी आर यूजिंग डी बार. और जितनी भी एग्जैक्ट क्वांटिटी है, मतलब जितनी भी पॉइंट फंक्शन है, वो सबको मैं सिर्फ डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, चलिए फिर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी? क्या बेटा? हाँ बोलो. देखो डी के ऊपर बार, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ. देखो सुनो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी दो टाइप क्वांटिटी बेटा. एक एग्जैक्ट क्वांटिटी पढ़ी थी, एग्जैक्ट, यहाँ मत लिखो. एक पढ़ी थी इनएग्जैक्ट, दूसरा पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल. ठीक है, इनएग्जैक्ट कौन से थे, जितनी भी पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं वो सब क्या थी, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल थे. और जितने भी पॉइंट फंक्शन है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, वो क्या है, सारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है. ठीक है, तो मुझे पता है कि वर्क डन मेरा क्या है, पाथ फंक्शन है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट डी बार. डी के ऊपर एक बार लगा रहा हूँ, सिर्फ डी नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना कभी भी सिर्फ डी नहीं लिख के आओगे. सिमिलरली जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, जैसे मेरा इंटरनल एनर्जी हो गया, मेरा प्रेशर हो गया, प्रेशर को भी
dp लिख रहा हूँ, वॉल्यूम क्या होगा dv। आ रहा है समझ में, कहीं मैं बाहर नहीं लगा रहा हूँ। सेम आप इंथैल्पी लिखोगे अभी पढ़ोगे, वो भी dh आएगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब क्या है, पॉइंट फंक्शन है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ डी लिख रहे हैं, लेकिन बाकी जो हीट और वर्क जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन है, वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए इनको डी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। आ रहा है समझ में, इसलिए यही मैंने बताया कि डी बार से, डी के ऊपर बार क्यों यूज कर रहा हूँ हीट और वर्क के केस में। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके, गुड। तो अभी लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं।